तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो ने ग्रेट ड्यूटी एंड डीमन गॉड को समन किया। उसे लगा था कि इस डीमन गॉड को हैंडल करना आसान होगा, मगर वो डीमन गॉड तो काफी ज्यादा भयानक था। उसने पूरी टियानबो सिटी में तबाही मचा दी, जिसके चलते किन्मो को अपने साथियों के साथ वहाँ से भागना पड़ा। मीनवाइल जियाओनान भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, तो उसने एक मिस्टीरियस आर्ट का यूज करके अपनी खाल बदल दी और अब वो एक लड़की बन चुका था। वहीं पर डीमन गॉड ने एक बहुत ही भयानक पोर्टल ओपन किया, जिसका यूज करके वो अपनी दुनिया को मॉर्टल रेल्म में लाना चाहता था, क्योंकि ये दुनिया उसकी दुनिया के मुकाबले 1000 गुना अच्छी थी। यहाँ पर ढेर सारे रिसोर्सेस होने की वजह से डीमन गॉड ने फैसला लिया कि अब वो इसी दुनिया पर हुकूमत करेगा। किन्मो भी समझ चुका था कि इस बार की उसकी गड़बड़ी उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टियानबो सिटी का भयानक नजारा दिखाया गया, जहाँ पर डीमन गॉड की दुनिया इस रॉल्म पर डिसेंड होने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ किन्मो अभी भी जियाओनान से भाग रहा था। वो इस बंदे के साथ फाइट करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। और उसी वक्त जियाओनान ने देखा कि कई सारे डीमंस उसकी टियानबो सिटी में आ चुके हैं। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये डीमंस की आर्मी यहाँ पर कैसे पहुँच गई। वहीं पर किन्मो ने इन डीमंस को देखते साथ ही पहचान लिया कि ये तो हेवनली डीमन कैटेगरी की आर्मी है। लाइफ एंड डेथ रॉल्म में उसने ऐसे ही डीमंस का मुकाबला किया था। और अब देखते ही देखते जियाओनान और किन्मो को इन डीमंस ने चारों ओर से घेर लिया। मगर इससे पहले कि वो डीमंस किन्मो पर अटैक कर पाए, उसने फटाफट से टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगह पहुंच गया। वहीं पर जियाओनान भी अपने पाइथन के जरिए इन डीमंस पर अपने पॉइजनस स्मोक से अटैक करने लगा, जिसके कांटेक्ट में आते साथ ही वो डीमंस तड़प तड़प कर मारे जाने लगे। और एक बार फिर से जियाओनान किन्मो के पीछे रवाना हो गया। इन डीमंस को मारने की बजाय किन्मो को मारने में उसे ज्यादा मजा आएगा, मगर वो डीमंस भी इतनी आसानी से जियाओनान का पीछा नहीं छोड़ने वाले। सो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था कि जियाओनान किन्मो के पीछे और डीमंस जियाओनान के पीछे। वहीं पर जियाओनान के जितने भी साथियों ने सरवाइव किया था, उन पर भी ये डीमंस हमला करने लगे। उन्हें तो लगा भी नहीं था कि डीमन गॉड से बचने के बाद उसकी आर्मी इन्हें खत्म करेगी। सो इस तरह से किन्मो की एक गलती की वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ। जियाओनान का ड्रैगन टेमिंग से पूरी तरह से तबाही के कगार पर था। और उसी वक्त गलती से किन्मो भी उसी लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर ये डीमंस मौजूद थे। तो अब उन्हें रास्ते से हटाने के लिए किन्मो ने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया। वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपना सोड इंटेंट रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर उसने अपने सामने आने वाले हर एक डीमंस का खात्मा करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ किन्मो को रियलाइज हुआ कि ये डीमंस तो डार्क रेल्म के डीमंस के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हैं। डार्क रेल्म के बस 7 या 8 डीमंस ने किन्मो के नाक में दम करके रखा था, मगर यहाँ पर तो बड़ी आसानी के साथ इन डीमंस को मार पाता है। उसका एक एक स्लैश ही इन डीमंस को खत्म करने के लिए काफी था। मगर उसी वक्त एक असुरा डीमन किन्मो की सोड को पकड़ लेती है। वहीं पर दूसरा डीमन किन्मो को क्रश करने के लिए अपनी मेस लेकर वहाँ पर पहुंच चुका था, मगर किन्मो ने फटाफट से साइड में हटते हुए उस दूसरे डीमन की ही चटनी बना दी, जिसके बाद वो बड़ी डैशिंग अंदाज में उस जायंट डीमन की भी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जियाओनान भी इन डीमंस के साथ बैटल कर रहा था। उसने भी न जाने कितने ही सारे डीमंस का सफाया कर दिया। साथ ही साथ उसका पाइथन भी पॉइजनस स्मोक रिलीज करके उन्हें मार रहा था। उतने में ही जियाओनान ने देखा कि किन्मो वहाँ से भाग रहा है, तो वो भी वहाँ मौजूद डीमंस पर पॉइजनस स्मोक रिलीज करते हुए सीधे किन्मो को फॉलो करने लगा। देखते ही देखते वो पाइथन किन्मो के काफी करीब पहुँच चुका था। जियाओनान उससे कह रहा था, लड़के मेरे होते हुए तो यहाँ से भाग नहीं सकता, अभी तक मैंने तेरे साथ मजे नहीं किए। मगर एक बार फिर से किन्मो ने अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियाओनान को धोखा दे दिया। और उतने में जियाओनान ने देखा कि किन्मो ने अपनी गोल्डन थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डीमंस को जकड़ लिया। उन्हें गोल गोल घुमाते हुए सीधे जियाओनान पर ही पटक देता है, जिसके चलते जियाओनान एक बार फिर से डीमंस की चपेट में आ गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए किन्मो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल एडवाइजर इस तबाही को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे कि ये सारे क्रीचर्स दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल से किसी ने यहाँ पर 2 दुनियाओं को जोड़ने वाला पैसेज ओपन किया है। अगर उसे क्लोज नहीं किया गया तो ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। यहाँ पर एल्डर वे भी हैरान होते हुए कहने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि होंगशान सेक्ट के पास ऐसी भी एबिलिटीज होगी। उन्होंने तो सबसे पावरफुल डीमन गॉड को यहाँ पर समन किया, जिस पर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि मॉर्टल रेल्म के किसी भी मैटर में डीमंस या फिर गॉड इंटरफेयर नहीं कर सकते। होंगशान सेक्ट को ऐसा लगता होगा कि ये डीमन गॉड उनकी मदद कर रहा, मगर फिर वो डीमन हो या
गॉड हो, वो कभी मॉर्टल की सेवा नहीं करते, वो तो बस हमारी इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमें ग्रेट कैटास्ट्रोफी को फेस करना होगा। लाखों करोड़ों मासूम लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। इसलिए इंपीरियल एडवाइजर ने फैसला लिया कि अब वो खुद ही इस तबाही को रोकने की कोशिश करेंगे। वो एल्डर वे इसे कहने लगे कि अब इस आर्मी की जिम्मेदारी आप पर है। जब तक मैं वापस नहीं आता आप इस आर्मी को कमांड दोगे। दरअसल एल्डर वे कोई और नहीं बल्कि किन्मो के दोस्त वेई यांग के फादर थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इंपीरियल एडवाइजर इस डीमन गॉड का मुकाबला करे, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि इंपीरियल एडवाइजर ने अपना मन बना लिया था। एक लंबे अरसे के बाद जंग करने के लिए फाइनली उन्होंने अपनी सोड उठा ली। वो कह रहे थे कि ये ब्लड सैक्रिफाइस हमेशा जारी रहेगा, चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, कभी इसे रोक नहीं सकते। गॉड्स और डीमंस को मारना इम्पॉसिबल है। और इतना कहते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर वहाँ से रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ डीमंस ने जियाओनान के बचे हुए साथियों को खत्म करके वो लोग जियाओनान और किन्मो के पीछे रवाना हो गए। यहाँ पर किन्मो तो उन डीमंस पर ही छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पर हुलिंग काफी ज्यादा पैनिक है। वो कह रही थी कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही मारी जाऊंगी। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं, बस हमें कुछ भी करके इस डीमन गॉड को रोकना होगा, क्योंकि हर एक पल में डीमन किंग्स और हेवनली डीमन की तादाद बढ़ती जा रही, साथ ही उनकी पावर्स में भी ड्रास्टिकली इजाफा हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जो सुनते साथ ही हुलिंग को और ज्यादा टेंशन आ गया। वो किन्मो से पूछ रही थी कि बताओ फिर आप इस तबाही को कैसे रोकोगे। जिस पर किन्मो बता रहा था कि सारे डीमन किंग्स बस उस डीमन गॉड के स्टैचू की वजह से ही डिसेंड हो पा रहे, इसीलिए हमें कुछ भी करके समनिंग रिचुअल को खत्म करना होगा और उसके बाद अगली इम्पोर्टेंट चीज होगी उस ग्रेट डीमन गॉड के स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना। जब तक वो स्टैचू एक्टिवेट है तब तक ये तबाही नहीं रुकेगी। वहीं पर डीमन गॉड ने तो पक्का मन बना लिया था कि वो अपनी डीमंस की दुनिया को यहीं पर सेटल कराएगा। इसलिए वो समनिंग मंत्रास को इंचांट करते हुए हर एक डीमन को वहाँ पर आने के लिए बोल रहा था। उसकी वो समनिंग वाली आवाज पूरी डिमोनिक realm में गूंजने लगी। और अब यहाँ पर हम एक बहुत ही जायंट पाव को देख पाते हैं जो कि डिमोनिक realm से सीधे इस realm में एंटर कर चुका था। दरअसल ये डीमन गॉड की असली बॉडी है जो कि इस realm में एंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दरअसल इस डीमन गॉड ने यहाँ पर जितने भी लोगों को मारा था उन्हें एज अ सैक्रिफाइस यूज करके उसने अपने ट्रू फॉर्म को यहाँ पर समन किया है। उसका वो जायंट पाव धीरे धीरे करते हुए जमीन की तरफ आगे बढ़ रहा था। किन्मो तो इस नजारे को देखकर ही हैरान रह गया, साथ ही साथ उस पर बहुत ही गजब का प्रेशर रिलीज हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी टियानबो सिटी में मानो एक गजब का तूफान आया हो। डीमन गॉड की ट्रू फॉर्म ने इन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। युआन चुयु भी लिजाओ प्रीफेक्चर से इस भयानक नजारे को विटनेस कर पा रही थी। वो कह रही थी कि अगर ये ट्रू फॉर्म पूरी तरह से डिसेंड हो गया तो फिर हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वही दूसरी तरफ जनरल शावी की बोट पर हम कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर को देख पाते हैं। उसे लग रहा था कि होंगशान सेक्ट के डिसाइपल ही इस ट्रू गॉड को समन कर पाए। वो कहता है कि अब हम होंगशान सेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोग इतने भयानक डीमन गॉड को यहाँ पर समन कर सकते हैं। उनसे पंगे लेना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। वहीं पर कुछ लोग इस डीमन गॉड के डिसेंड होने की वजह से काफी ज्यादा खुश थे। वो कहते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इस डीमन गॉड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब तो यांगकांग को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं पर जनरल शावी कहने लगा कि मैंने यू युआन सिबलिंग को ऑलरेडी बोला था कि यांगकांग के खिलाफ बगावत करो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और बस अपने एक ही गलत फैसले की वजह से वो एक बार फिर से रास्ते पर आ जाएंगे। उनकी हालत लावारिस कुत्तों जैसी होगी जिसके पास ना ही घर है और ना ही रियासत। दरअसल इन लोगों को कोई आइडिया नहीं कि ये डीमन गॉड इन्हें भी नहीं बख्शने वाला। जैसे डीमन गॉड ने ड्रैगन टेमिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया वैसे वो इनका भी नंबर लगाएगा। वही दूसरी तरफ हम इंपीरियल एडवाइजर को देख पाते जो कि काफी तेजी के साथ टियानबो सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और तभी उनके सामने डीमंस का एक बहुत बड़ा झुंड अपीयर हुआ। इस झुंड में हजारों लाखों डीमंस मौजूद थे जो कि टियानबो सिटी के बाहर जाकर तबाही मचाने का इरादा रखते हैं। मगर उसी वक्त वहाँ पर एक जबरदस्त सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। उसका सोड इंटेंट इतना ज्यादा भयानक था कि वो इन सभी डीमंस को अपनी तरफ खींचने लगा और फिर वो हजारों लाखों डीमंस उसी टोर्नेडो में घुसकर मारे गए और फिर उस फॉर्मेशन
चमकी सोड सीधे एडवाइजर के पास पहुंच गई। यानी कि ये हमला किया था एडवाइजर ने। उन्होंने बस 1 सेकंड के अंदर ही न जाने कितने ही सारे डीमंस का सफाया कर दिया। हमने आज तक कभी एडवाइजर की असली पावर को विटनेस नहीं किया था, लेकिन आज इस डीमन गॉड को रोकने के लिए वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इधर डीमन गॉड के ट्रू फॉर्म का पाव जमीन पर टच होने ही वाला था, जो देखकर किन्मो सोचने लगा कि मेरी वजह से ये पूरा रायता फैला, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही इसे ठीक करूं। मगर इस बार की तबाही इतनी ज्यादा भयानक है कि मैं भी इसे रोक नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया मेरी ही वजह से तबाह हो जाएगी। यहाँ पर किन्मो काफी तेजी के साथ भाग रहा था ताकि वो डीमन गॉड के पाव के नीचे कुचल न जाए, और उतने में ही अचानक से किन्मो हवा में फ्लोट करने लगा। उसके साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक डीमन हवा में फ्लाई कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी पर उनका जरा भी कंट्रोल नहीं रहा। वही दूसरी तरफ इंपीरियल एडवाइजर को भी ये एहसास हुआ कि टियानबो सिटी में कोई महान वॉरियर पहुंच है। उस बंदे की जबरदस्त पावर को वो काफी दूर से ही विटनेस कर पा रहे थे, और तभी वो मिस्टीरियस पावर उस डीमन गॉड के पाव के नीचे चादर जैसी फैल गई। उस एनर्जी की चपेट में आने वाला हर एक डीमन जलकर राख हो रहा था। ये सब देखकर ही किन्मो के तो होश ही उड़ गए। इसलिए वो इस पावर को पहचानने के लिए अपनी हेवनली आईज को ओपन कर चुका। दरअसल इस एनर्जी की धाराओं में उसे हजारों सोड पिलेट्स नजर आ रहे थे। उन सोड पिलेट्स को ऑब्जर्व करते ही किन्मो को एहसास हुआ कि उसने पहले भी ऐसे पिलेट्स को देखा है, और अब देखते ही देखते उन सोड पिलेट्स की एनर्जी ने वहाँ पर एक बहुत ही भयानक शील्ड फॉर्म कर ली, जो कि उस डीमन गॉड के पाव को वहीं पर रोक रही थी। वेली जो भी मास्टर था उसने डीमन गॉड को डिसेंड होने से रोक लिया। उस शील्ड के अंदर हम हजारों लाखों सोड पिलेट्स को देख पाते हैं, जिन्हें काफी इत्मीनान से डिजाइन किया गया था। इसके हर एक सोड पिलेट में हजारों तलवारों की पावर्स थी, और ऐसे सोड पिलेट्स यहाँ पर कितने हैं इनकी काउंटिंग करना भी मुश्किल था। उन सभी सोड पिलेट्स ने आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। इस क्रिस्टल जैसे शानदार दिखने वाले फॉर्मेशन को डिवाइन लैंग्वेज कहा जाता था। किन्मो तो इस नजारे को देखते साथ ही दंग रह गया, और ऐसी सेम हालत इंपीरियल एडवाइजर की थी। वो कह रहे थे कि ये तो एंशिएंट डिवाइन किंगडम की मैजिकल आर्ट है, जिसे बहुत ही कम लोग मास्टर कर पाते। पता नहीं ये महान बंदा कौन होगा, मैं तो इससे मिलने के लिए बेताब हूँ। वही दूसरी तरफ डीमन गॉड का स्टैचू ये सब देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी गजब की पावर्स को रिलीज करते हुए कह रहा था कि बताओ मेरे ट्रू फॉर्म को यहाँ रोकने की हिम्मत किसने दिखाई। यहाँ पर वो डिवाइन लैंग्वेज फॉर्मेशन अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए डीमन किंग्स का सफाया कर रहा था। वहाँ पर रिलीज होने वाली ऑरा से ही किन्मो को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। यहाँ पर उसने अपनी ब्लेड के जरिए एक रूफ को जैसे तैसे पकड़ा हुआ था। वही दूसरी तरफ इंपीरियल एडवाइजर भी बड़ी ही तेजी के साथ अपना फासला कम करने लगे। उन्हें कुछ भी करके टियानबो सिटी में समय रहते पहुंचना था, ताकि वो उस महान वॉरियर की पावर्स को विटनेस कर पाए। और फिर वो बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर उस फॉर्मेशन के सामने पहुंच गए। उन्होंने नोटिस किया कि ये सोड फॉर्मेशन इतना ज्यादा भयानक था कि उसने डीमन गॉड के ट्रू फॉर्म को जमीन को छूने भी नहीं दिया, जिसके बाद इंपीरियल एडवाइजर ने भी बड़े ही कूल अंदाज में जमीन पर छलांग लगा दी। वहीं पर डीमन गॉड के स्टैचू ने भी उन्हें आते हुए देख लिया था। वो उन्हें घूरते हुए कह रहा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि तुम महान डीमन गॉड को रोक पाओगे, लेकिन शायद तुम अपनी औकात भूल चुके हो। तुम तो बस एक मामूली से इंसान हो। और अब यहाँ पर उस डीमन गॉड ने अपनी ऑरा फैलाते हुए कई सारे डीमंस को क्रिएट किया, जो कि इंपीरियल एडवाइजर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बस कुछ ही पलों में न जाने कितने ही सारे डीमन किंग्स ने एडवाइजर को घेर लिया, मगर यहाँ पर एडवाइजर उन पर जरा भी तवज्जो नहीं देते। उन्होंने तो बस अपनी सोड को म्यान से बाहर निकाल लिया, और उनके ऐसा करते साथ ही उनकी तलवार से ऐसा जबरदस्त सोड इंटेंट रिलीज हो रहा था कि जिसे देखते ही डीमन गॉड के भी होश उड़ गए। वहाँ पर तो मानो तेज रोशनी के साथ तलवारों का तूफान आया था, और तलवारी रोशनी जैसी फैलते हुए उस पूरी जगह में स्प्रेड हो गई। और ये सब इतना इंस्टेंट था कि उन डीमंस को पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला। और अब जैसे इंपीरियल एडवाइजर ने अपनी सोड मूव को कंप्लीट किया, वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। उस तबाही में कितने डीमन किंग्स मारे गए इसकी गिनती करना भी मुश्किल है। और अब यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर ने अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही जमीन फाड़ते हुए एक बहुत ही जायंट सोड उसमें से बाहर आने लगी। उस तलवार को देखते साथ ही डीमन गॉड की तो फटके चार हो गई। किन्मो ने देखा कि इस जायंट सोड के अंदर हजारों लाखों सोड्स मौजूद हैं, जो कि बड़ी
बड़ी तेज रफ्तार के साथ डीमन वर्ल्ड में घुस चुकी थी। वहाँ के सारे स्ट्रक्चर्स और डीमन इस सोड की एनर्जी की चपेट में आते ही जलकर राख होने लगे। कोई भी शील्ड इन्हें बचा नहीं सकती थी। जैसे थोड़ी देर पहला डीमन गॉड ने तबाही मचाई थी, वैसे ही सेम तबाही इंपीरियल एडवाइजर ने उस डीमन की दुनिया में मचा दी। और अब अपना काम खत्म करते साथ ही वो सारी तलवारें बहुत ही खूबसूरत तरीके से जमीन की तरफ आने लगी। किन्मो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है मानो ये तलवारें ना होकर 9 हेवंस की मिल्की वे है। आज ये बात साबित हो गई कि एडवाइजर के पास ही इस एरा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और भयानक तलवार है। वही दूसरी तरफ युआन यू, युआन चू और ड्यूक वेई ने भी इस खूबसूरत नजारे को विटनेस किया। एल्डर वेई कह रहे थे कि सोडो इंटेंट को देखकर ही पता चल रहा कि ये हमारे एडवाइजर की ग्रेट लिहू सोड टेक्निक है। वही दूसरी तरफ जनरल शाओई की फ्लाइंग कैरेज पर मातम का माहौल छा चुका था। इंपीरियल एडवाइजर की पावर्स को देखकर उन्हें अंदाजा आ चुका है कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। वो लोग कह रहे थे कि कितने दिनों से ये बंदा खामोश था, अब तो ऐसा लगता है कि इसने बस घायल होने का नाटक किया। इसकी पावर्स को देखकर फील ही नहीं हो रहा कि ये घायल था। इधर इंपीरियल एडवाइजर बड़े गुस्से में उस डीमन गॉड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में नफरत हम साफ साफ देख पाते हैं। वही दूसरी तरफ एल्डर वेई ने भी अपनी आर्मी को टियानबो सिटी की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। इधर इंपीरियल एडवाइजर की मिल्की सोड ने जिंदा बचे हुए सारे डीमंस को मौत के घाट उतार दिया। उनकी चमकदार तलवारें डीमंस के खून से लथपथ हो चुकी थी। यहाँ पर वो डीमन गॉड कुछ समझ पाए इससे पहले एडवाइजर ने उसके स्टेचू को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर वो काफी स्टाइल के साथ वहाँ से वापस जाने लगे। अब स्टैचू की डिस्ट्रॉय होते साथ ही डीमन गॉड का ट्रू फॉर्म भी वहाँ से वापस जाने पर मजबूर हो गया। इस दुनिया में दाखिल होकर उसने बस खुद का नुकसान कर दिया था। साथ ही इंपीरियल एडवाइजर की पावर को देखकर आर्मी का हर एक ट्रूप दंग रह गया। साथ ही साथ दूसरी दुनिया का दरवाजा भी अब पूरी तरह से बंद हो चुका था, जो देखते साथ ही सोड पैलेट्स की शील्ड भी वहाँ से वैनिश होने की तैयारी में थी। लेकिन तभी इंपीरियल एडवाइजर उस वॉरियर से पूछने लगे कि पता नहीं आप कौन हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे सामने आ जाएं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मगर वो शील्ड तो अपने आप ब्रेक होकर उसके सारे सोड पैलेट वहाँ से भागने लगे। यानी कि वो बंदा बिल्कुल भी इंपीरियल एडवाइजर के सामने आना नहीं चाहता था। वहीं पर किन्मो भी उन सोड पैलेट्स के पीछे रवाना हो गया और ये सब इंपीरियल एडवाइजर ने भी देख लिया था। और उसी वक्त शेन वानयुन अपने साथियों के साथ इंपीरियल एडवाइजर के सामने पहुंच गया। एडवाइजर तो उन्हें वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उनसे पूछ रहे थे कि आखिर तुमने होंगशान सेक्ट के कपड़े क्यों पहने हुए हैं और लू काउंटी में मैंने तुम्हारे साथ जो स्कॉलर्स भेजे थे उनका क्या हुआ। जिस पर शेन वानयुन मायूस होते हुए उन्हें बताने लगा कि हमारे सारे स्कॉलर्स को मार दिया गया। इनफैक्ट हम भी उन्हीं के साथ मारे जाते, लेकिन शुक्र है कि हम किन्मो के साथ थे। उसकी कैरेज ने हमें समय से पहले लू काउंटी पहुँचाकर हम सबकी जान बचाई। मगर फिर डीमन गॉड की तबाही में हम किन्मो से अलग हो गए। प्लीज उसे ढूंढने के लिए किसी को भेज दीजिए। आज अगर हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ किन्मो की वजह से, तो हम नहीं चाहते कि किन्मो को कोई भी नुकसान पहुंचा पाए। ये सब सुनकर इंपीरियल एडवाइजर भी काफी ज्यादा हैरान थे। उनके दिल में किन्मो को लेकर तजस्सुस और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वही दूसरी तरफ किन्मो उन सोड पैलेट्स को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है। उसने देखा कि वो सारे पैलेट्स एक वुडन बॉक्स में जाकर फिट हो चुके हैं। मगर किन्मो उसे छू पाई इससे पहले वो बॉक्स बंद हो गया। मगर एक बार फिर से किन्मो उस बॉक्स को टच करने की कोशिश करता है, मगर वो बॉक्स तो बड़ी ही तेजी के साथ उससे दूर भाग गया। और फिर किन्मो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वो वॉरियर कोई और नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा म्यूट थे। किन्मो ने तो बड़े ही प्यार से जाकर उन्हें अपने गले लगा लिया। वो कह रहा था, ग्रैंडपा आपने तो मुझे काफी बड़ा सरप्राइज दिया, मुझे लगा ही नहीं था कि मेरी आपसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी। ये तो अच्छा हुआ कि आपने वो ग्रेट शील्ड बनाकर उस डीमन गॉड को हमारी दुनिया में आने से रोक लिया। वैसे मुझे ये बताओ, डीमन गॉड के स्टैचू को डिस्ट्रॉय किसने किया था? मुझे पूरा यकीन है कि ये काम भी आपने ही किया होगा। लेकिन ग्रैंडपा बुचर ने इस पर नामे जवाब दिया और उसी वक्त इंपीरियल एडवाइजर वहाँ पर पहुँच गए। वो ग्रैंडपा म्यूट से कहने लगे कि मैंने एंशिएंट एरा के न जाने कितने ही वॉरियर से बात की होगी। मुझे लगा था कि मैंने ढेर सारे डिवाइन आर्ट्स और टेक्निक्स को विटनेस किया, मगर आज मैंने जो देखा वो काफी ज्यादा यूनिक था। आपकी डिवाइन आर्ट सबसे ज्यादा डिफरेंट और स्पेशल है। तो सीनियर प्लीज मुझे बताएं कि क्या आप भी एंशिएंट एरा से बिलोंग करते हो? अब ग्रैंडपा म्यूट होने की वजह से कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए वो इशारों में ही एडवाइजर से बात करने लगे, जो कि इंपीरियल एडवाइजर के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो उन्हें कंफ्यूज होता हुआ देखकर किन्मो कहता है कि ग्रैंडपा म्यूट आपको बताना चाह रहे कि वो एंशिएंट एरा से बिलोंग नहीं करते। इनफैक्ट उन्हें एंशिएंट बोलना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कि मैं काफी ज्यादा जवान हूँ, भले वो खुद एंशिएंट एरा से नहीं, लेकिन उनकी टेक्निक उसी एरा से बिलोंग
करती है। साथ ही वो चाहते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर अगर दिलचस्पी ले तो उनके लिए कोई सक्सेसर ढूंढ सकते हैं ताकि वो अपनी सारी आर्ट को उस बंदे के जरिए पास डाउन कर पाए। और फिर ग्रैंडपा म्यूट ने अपने बॉक्स को ओपन कर लिया जिसमें से रोशनी का लिक्विड बाहर आ रहा था। उस लाइट के लिक्विड में हजारों एंशिएंट रून्स की पावर थी। साथ ही उसमें कई सारे मिस्टीरियस बीस्ट के भी पैटर्न्स थे। इतना ही नहीं, उसमें उन्हें सेलेस्टियल स्टार फॉर्मेशंस भी नजर आने लगे। ये सब देखकर ही किन्मो और एडवाइजर के होश उड़ गए। उतने में वहाँ पर एक क्रिसेंट मून शिप पहुंच जाती है जो कि ग्रैंडपा म्यूट को लेने आई थी। एडवाइजर उनसे कह रहे थे कि मैं आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। आपने अपनी पूरी जिंदगी की आर्ट किसी और को पास डाउन करने का फैसला लिया। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग पाए जाते जो कि अपनी आर्ट, अपनी टेक्निक किसी और को सिखाने का करेज रखते हैं। आज आपने उस डीमन गॉड को रोककर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर किस्मत ने मौका दिया तो मैं जरूर से आपके लिए सक्सेसर ढूंढ लूंगा। जिसके बाद ग्रैंडपा म्यूट इन दोनों को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। किन्मो तो उन्हें जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और अब इंपीरियल एडवाइजर किन्मो से पूछने लगे कि बताओ तुम इस महान शख्स को कैसे जानते हो। जिस पर किन्मो कह रहा था कि ये तो मेरी फैमिली के एल्डर हैं, हम इन्हें प्यार से ग्रैंडपा म्यूट बुलाते। जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि मुझे तो लगा था कि पैट्रियार्क ही सबसे पावरफुल है, मगर तुम्हारी फैमिली भी कुछ कम नहीं। इन सभी की सपोर्ट से तुम हेवनली डीमन सेक्ट को नंबर 1 बना सकते हो। जिस पर किन्मो कहने लगा कि यहाँ पर आप गलत हो। दरअसल मैं ग्रेट डाचुकी रुइन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी फैमिली का हेवनली डीमन सेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं। ग्रैंडपा म्यूट तो बस मेरी खातिर यहाँ आए होंगे। जो सुनते साथ ही यांगकांग के एडवाइजर कहने लगे कि किन्मो तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा सॉलिड है। तुमने एक प्रोफाउंड फैमिली हेरिटेज को इनहेरिट किया और शायद इसी वजह से तुमने टियानबो सिटी में इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। मैं जानता हूँ तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन रायता फैलाना कोई तुमसे सीखे। यहाँ पर एडवाइजर एक बार फिर से किन्मो से इम्प्रेस हो गए। उसी की वजह से ड्रैगन टेमिंग सेक्ट का आज काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। वही दूसरी तरफ जियाओनान लाशों के ढेर में अपने फादर को ढूंढ रहा था। वो कह रहा था फादर आपकी बेटी आपसे मिलने आई है, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हो तो प्लीज जवाब दीजिए। और तभी जियाओनान को अपने फादर की आवाज आई। उसका रेड ड्रैगन अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए जियाओनान के सामने आ चुका था। यहाँ पर जियाओनान अपने फादर को देखते ही रोने लगा। वो कह रहा था मुझे तो लगा था कि मैंने आपको खो दिया। जो सुनते साथ ही उसका बाप उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि लड़कियों जैसी हरकतें मत करो, तुम मेरे बेटे हो तो ये बात मत भूलना। खैर उस डीमन गॉड के हमले की वजह से मेरा रेड फ्लड ड्रैगन और मैं बुरी तरह से घायल हो चुका हूँ। इनफैक्ट हम दोनों को भी अपनी स्किन को शेड करना पड़ेगा। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ड्रैगन टेमिंग सेक्ट को दोबारा से राइज करे। जो सुनते साथ ही जियाओनान ने अपने फादर से वादा किया कि वो जरूर से उनके सेक्ट को दोबारा से बिल्ड करेगा। यहाँ पर जियाओनान ने कसम खाई थी कि जिस बंदे ने डीमन गॉड को समन किया वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।